नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीए नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। रॉ चीफ पराग जैन का अचानक ढाका पहुंचना, वो भी अपनी पूरी टीम के साथ, क्या ये महज एक इत्तेफाक है या टेस्टी वाली खिचड़ी पक रही है? मीन्स भारत ने अपना प्लान बी एक्टिवेट कर दिया है। दूसरा हम बात करेंगे, दुनिया को लग रहा था कि आर्मेनिया हार चुका है। टर्की और अजरबैजान जीत का जश्न मना रहे थे, लेकिन तभी आधी रात में कॉकेशस के बर्फीले पहाड़ों में कुछ ऐसा हुआ जिसने रातों रात पूरे यूरेशिया का भूगोल बदल दिया। अब हजारों मील दूर बैठ करके भारत ने एक ऐसी चाल चली कि एर्दोगन का सुल्तान बनने का सपना एक भयानक सपने में बदल गया। ये कहानी सिर्फ हथियारों की नहीं है, ये कहानी भारत के उस सीक्रेट वॉर की है जो सरहदों के बहुत पार लड़ा जा रहा है। आज हम आदित्य सत्संगी जी के साथ उस भारत के ब्रह्मास्त्र ट्रैप को डिकोड करेंगे जिसे देख करके पाकिस्तान के भी पसीने छूट जाते हैं। आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को, और वापस बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आदित्य जी, पहले बात करते हैं रॉ चीफ की। रॉ चीफ का इस माहौल में अचानक ढाका जाना कोई छोटी बात नहीं है। क्या भारतीय खुफिया एजेंसियां और बांग्लादेश की मिलिट्री इंटेलिजेंस किसी साझा दुश्मन के खिलाफ एक पेज पर आ गई है? मतलब मैं ये समझना चाहती हूँ कि इसके पीछे का असली खेल क्या है? मेरी पहली बात तो, रॉ चीफ का कहीं जाना पब्लिक में कहीं दिखाई नहीं देता। ये अमेरिका के जैसा नहीं है जहाँ पे पॉलिटिकल बातें करते रहते हैं चीफ यहाँ पे। बट दुनिया को पता होना चाहिए कि इज वन ऑफ द मोस्ट हेविली फंडेड एजेंसीज ऑफ द वर्ल्ड। उसका अनलिमिटेड बजट होता है, उसका बजट का लिमिट नहीं होता। बाकी सबका लिमिट होता है, उसका लिमिट नहीं होता है। और अब रॉ काफ़ी चेंज हो चुकी है। अब जैसे आपको मालूम है कि रॉ के साथ एक इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट थे अंसारी, उन्होंने बहुत दगाबाजी की थी। आई के गुजराल ने बहुत दगाबाजी की थी। अब रॉ को मालूम है कि पॉलिटिकल लीडर सपोर्ट, आप उनसे सपोर्ट नहीं ले सकते, तभी वो और दूसरी तरीके से काम करती है। अपने एजेंट कोई तो नहीं मरवाना चाहेगा, अपने एम्प्लॉयज, अपने फ्रेंड्स, नेटवर्क तो नहीं कोई खत्म करेगा। तो वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ मोदी गवर्नमेंट इज कि गिव देम फ्री हैंड। ऑब्वियसली मोदी जी के डायरेक्टली अंडर काम करती है, कैबिनेट सेक्रेटरी के अंडर काम करती है, बट फ्री हैंड देने पे वो अपना काम करते हैं अच्छी तरह। मैं बताऊं आपको, इतनी शक्तिशाली अगर फ्री हैंड देंगे तो पश्चिम को हिला के रख देंगे। बहुत शक्तिशाली है। उसके खुद के प्लेन्स होते हैं, खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, दे कैन डू एनीथिंग। तो पराग जैन मिले तारिक रहमान के डिफेंस अफेयर्स के एडवाइजर ब्रिगेडियर जनरल डॉक्टर AKM शमसुल इस्लाम, उससे मिले। फिर होम मिनिस्टर सलाउद्दीन अहमद से मिले और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ बात करी। 4 मेंबर की टीम थी। और सुरक्षा सहयोग, अब यही बात तो जनरली बोली जाएगी, क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति। लेकिन इम्पोर्टेंट बात है कि कुछ दिन पहले सर्जियो गोर रोहिंग्या कैंप में गए थे। जी जी। तो रोहिंग्या कैंप में जाने का मतलब है भारत की आंखें खुल गई कि बदमाशी क्या करना चाहते हैं। जी तो रॉ चीफ के जाने से, देखिए सर्जियो गोर जो है ना, एक एक्टिविस्ट है, बिलियनर एक्टिविस्ट है, वेरी रिच, जी। इज ए बिलियनर, और ट्रम्प के दोस्त हैं। ये एम्बेसडर के जैसा काम नहीं करते, ये जासूस के जैसा काम कर रहे हैं। ये बिजनेस तरीके से, लॉजिकल ब्रेन से काम कर रहे हैं। इनको कोई एम्बेसडरशिप का एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए वो कहीं भी पहुंच जाते हैं मुंह उठा के, प्रोटोकॉल के बिना। और कोई करियर डिप्लोमेट नहीं है। अगर करियर डिप्लोमेट होता तो एम्बेसी के अंदर रहता, दैट वुड हैव बीन सेफर फॉर अमेरिका। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अमेरिका की सारी पोल खोल दी। जो डिप्लोमेट होगा वो कम बातें करता है, काम ज्यादा करता है, क्योंकि नौकर है वो। लेकिन एग्जैक्टली। ये बात कर रहे हैं बॉस के जैसा। ये प्रेसिडेंट के भी प्रेसिडेंट है। इनको ऐसा लगता है प्रेसिडेंट ट्रम्प के ऊपर यही बैठे हुए हैं, सुपर प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे आके ये खुल के बातें कर रहे हैं इधर उधर जाके, और इनको पता नहीं है जो ये बात करके आते हैं लोग वहां पे कितना हंसते हैं इनके ऊपर। जी और सर्जी गोर को ये भी नहीं मालूम कि इंटेलिजेंस ब्यूरो बांग्लादेश के हर हिस्से को कंट्रोल करके रखती है। उनको पाकिस्तान, बांग्लादेश, आईबी तो एक ही थी ना, जी 1932 में बनी थी। द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी ऑन द प्लैनेट
इज आईबी, ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट, बिगर देन सीआईए। तो देखिए क्या है ना, पेपर पे सबका नाम आता है, जैसे अमेरिकन लिखते हैं आईएसआई इज द बेस्ट, अब डेली तो पिटते हैं वो। आज जीएचक्यू रावलपिंडी पे भी अटैक हो गया, तो जी कौन सी एजेंसी है वो? कुछ नहीं है, मतलब गरीबी की हालत तो ऐसी है। सो द पॉइंट इज कि हमको ये कभी पता नहीं लगेगा कि क्या बात हुई है, वो मैं दर्शकों को आपको बिल्कुल स्पष्ट बता दूं। मैं आउटकम्स पे देखूंगा सिर्फ, क्योंकि एजेंसीज के काम आउटकम पे आप देखते हैं। अब इसके बाद आउटकम क्या हुआ? तारिक रहमान स्टेट विजिट के लिए भारत आने वाले हैं, अब उसकी बातचीत शुरू हो गई, डेट सेटअप होंगी। शेख हसीना अगले साल वहां जाने वाली है, ठीक है। भारत ने उनको संभाल के रखा, अब उनकी सिक्योरिटी कैसे होगी? तो ऐसा तो नहीं होता है कि आप उनको भरोसा डाल दें कि आप सिक्योरिटी करो, नहीं। भारत अपना तंत्र बिठाएगा वहां पे, बोलेगा कि भाई इनकी सिक्योरिटी ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी। तो अगर इनको वापस लाना है तो भारत लेके जाएगा। तो पता लगा रिजीम चेंज तो क्या होता है ना, एक भगवदगीता में कहावत होती है, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जरा न विदुरासुरा, न सत्यम नापि चाचारो न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। असुर को पता ही नहीं होता है क्या करे क्या ना करे। सर्जियो को उसी कैटेगरी में आते हैं। अब जाके मिलकर तो आ गए, कान खड़े कर दिए यहाँ पे सबके। और जी मैंने आपको बताया था प्लान क्या था, रोहिंग्या को मास स्केल में बॉर्डर से घुसाओ। अब इन्होंने लगा दिया कि हम फायरिंग शुरू कर देंगे यहाँ से, दैट्स ओनली लॉजिकल आउटकम ना। फायरिंग शुरू कर देंगे, तोपें गिरेंगी ढाका के अंदर। जब पर्सनली आप बैठते हो किसी के साथ, धमकाते हो ना, अब ढंग से बात करो, लेट्स सिट डाउन फॉर अ टी, अब चाय पीने के बाद थोड़ा सा, उसके बाद आप सही टॉक्स पे आ जाते हो। तो कुछ ऐसा हुआ होगा, रिपरकशन दिखाए होंगे, ये किया तो ये होगा, ये किया तो ये होगा, सेंट मार्टिन आइलैंड में बदमाशी हुई तो हम ये करेंगे, हम इस प्रांत को अलग कर देंगे, ऐसे धमकाया होगा इनको। आपको पता ही, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, एक धमकी, जब ये मीडिया बहुत बात करते हैं, पर्सनली जाके बात करो धमक के डर जाते हैं, डरपोक होते हैं। तो जाके धमका दिया होगा उन्होंने उसको। तो उसके बाद तुरंत अब स्टेट विजिट की बात हो रही है, ये बात हो रही है, वो बात हो रही है। और बांग्लादेश को मालूम है कितना भी उछल ले मेंढक के जैसा, भारत से कहाँ पार जाएगा, है ना। अगर भारत चीन को पिटाए रखने की हैसियत रखता है तो बांग्लादेश किस खेत की मूली है? और आज तो अमेरिका भी डरता है भारत से, नेवल पोस्टर से। तो द पॉइंट इज, ईरान वॉर में तो दिख ही गया कि अमेरिका की कितनी शक्ति है, कोई बचाने आने वाला नहीं है। अंडमान निकोबार में भारत बंद करेगा, उसके बाद आपकी पिटाई शुरू अंदर, वो वही कंबल ऊपर डाल के, कंबल कुटाई बोलते हैं उसको, है ना। सो ये इसको बताया गया, इनको समझाया गया है कि दिस इज द स्ट्रेटेजिक, आपके पास ऑप्शंस नहीं है, ये चेकमेट है, तो अब ज़्यादा उछलिए मत। और एक और इशू भी है, हिंदू, अब मुझे पता नहीं क्या उठाया कि नहीं उठाया है, हिंदू सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी हिंदू को अपनी मूल जगह से भाग के भारत आने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि, अब मेरी इच्छा है, डिमांड नहीं है, जी सजेशन भी नहीं है, इच्छा है कि भारतीय सरकार जहां भी हिंदू हो उनकी रक्षा करे। जिस तरह इसराइल जहां भी ज्यू होते हैं उनकी रक्षा करती है। इसराइल एक कॉलोनी बना रहा है अर्जेंटीना में, 1 लाख हेक्टेयर की जमीन पे, समझे आप, ज्यूज के लिए। फिर यूरोप मेडिटेरेनियन बना रहा है, तो दे आर स्टार्टिंग बाइंग द लैंड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड टू इंक्रीज द ज्यूश पॉपुलेशन। तो भारत को भी ये करना चाहिए कि भारत का जो एक्सपेट्रिएट कम्युनिटी है, जो भारतीय ओरिजिन का है, 99% तो सब अच्छे होते हैं, 1% ही खराब निकलते हैं। तो 99% जो कम्युनिटी है, मोदी जी उनको इतना करते हैं, उनकी सुरक्षा की बात की जाए। और आदित्य जी, भारतीय उच्चायुक्त जो है दिनेश त्रिवेदी जी, इनका तारिक रहमान से पहले मिला और उसके बाद फौरन प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचना, इसके पीछे आपको क्या क्या समझ पा रहे हैं आप इसको? नहीं, वो अपडेट कर रहे होंगे ना उनको, क्या चल क्या रहा है, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन चाहिए ना कि क्या करें। अगर जमात बहुत घुस गया है पाकिस्तान का, तो क्या किस लेवल पे जाना चाहिए। तैयारी तो भारत की पूरी है, तो मतलब वो देख गिन रहे होंगे कितना करना है, क्या है। फिर मिलिट्री भी तैयार होगी, मिलिट्री तो ऑलरेडी तैयार है, कितने गोली बारूद मार रहे हैं,
अगर ऐसा नहीं होता है तो ये होता है, ये होता है, नहीं तो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। बड़े ऑर्गेनाइज वे में काम होता है अगर आप प्रोफेशनल पे छोड़ दें तो। वो तो आपको नहीं लगता कि ये प्लान बी पे काम करना शुरू कर दिया है? देखिए, बांग्लादेश के पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसके तीनों प्लान भारत में आके एंड होते हैं। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। हमारे पास बहुत ऑप्शन है। हम रंगपुर को अलग कर दें, चिटागोंग को अलग कर दें, हिंदू के लिए प्रोटेक्टोरेट बना दें, स्टेट बना दें हिंदुओं के लिए, कि नॉर्थ ये कर दें, नॉर्थ बांग्लादेश इज ओनली फॉर हिंदूज, साउथ बांग्लादेश आप लोग रख लो, पोर्ट आपको दे दिया, चलो नॉर्थ को हम टेक केयर कर लेंगे अपने स्टेट से। ये भी कर सकते हैं। और म्यांमार के साथ बॉर्डर सॉल्व किया जा रहा है, तो अब स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, वहाँ पे बन जाएगी। मैं तो चाहता हूँ कि म्यांमार को ही मर्ज कर लो, हो गया काम खत्म। डीकम्प्रेस कर दो पॉपुलेशन, भारत से भेज दो वहाँ पे लोगों को, 10-20 मिलियन को भेज दो उधर, रहो जाके, अच्छे बड़े बड़े घरों में रहो। सारे रिच लोगों को बोलो वहाँ पे घर बना लो जाके, है ना। काम करो बॉम्बे में, रहो वहाँ पे। वैसे भी रंगून तो भारत में ही था ना, आज़ादी से पहले गाने बनते थे, मेरे पिया गए रंगून, वहाँ से आया टेलीफोन, जी, तुम्हारी याद सताती है ना। तो जी, रंगून तो जी, हमारे जी। हिस्टोरिकल पार्ट है, बॉलीवुड का पार्ट है, कैसे भूल हुँ, सकते हैं। और बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर स्टेट है। उसको बर्बाद किया मिशनरीज ने, और उसको बर्बाद किया बुद्धिस्ट ने टू सम एक्सटेंट, क्योंकि दोनों ने बर्बाद किया, जबकि उसका हिंदू इतिहास है, उसका हिंदू इतिहास है। तो आदित्य जी, अब बात करते हैं आर्मेनिया के उन पहाड़ों की जहाँ भारत ने कुछ तो फिट किया है, जो तुर्की के अजय माने जाने वाले ड्रोन्स को खत्म कर सकता है, जिस तरीके से वो डरे हुए हैं। देखिए, भारत ने उनको चार चीजें बेची है। एक स्वाति बेचा है, वेपन्स लोकेटिंग रडार, जो 25 किलोमीटर देखता है। और आप जिसकी बात करिए वो है नागार्नो कराबाख की लड़ाई की बात करिए, पहाड़ों पे जो हुई थी। तो 2020 में और 2030 में अजरबैजान ने उन पर लड़ाई की है। 2023 में उन्होंने नागोर्नो कराबाख को एक्वायर कर लिया। आर्मीनिया जो है टर्की के ईस्ट में है, नॉर्थ में है ना, ईस्ट में है। और अजरबैजान की जो लड़ाई है, अजरबैजान को सपोर्ट किया टर्की ने, सुन्नी कंट्री है, दे हेट ईरान। और पूरा अटैक किया उन्होंने, डिसाइसिवली दोनों बार हराया। और आर्मीनिया का रिलायंस है रशियन आर्म्स पे, और रशियन आर्म्स चल नहीं रहे थे, वेपन्स फेल हो रहे थे बार बार। आपको मालूम होना चाहिए, इंडियन वेपन्स आर फार सुपीरियर टू रशियन वेपन्स। उनके कभी चलते हैं, कभी नहीं चलते, हमारे सारे चलते हैं एक साथ। हाँ, ऑफ सिंदूर में देख लिया हमने। हाँ। रशियन वेपन्स इन इंडियन आर्म्स वर्क बेटर देन व्हाट इवन रशिया आल्सो। रशियंस आर आल्सो सरप्राइज कैसे यूज किया उन्होंने S-400 को, तो उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है व्हेन इंडियन आर्मी खरीदती है। आपको याद होगा जब T-72 टैंक्स भारत ने खरीदे थे, उनकी दुनिया भर की सेल बढ़ गई। आज भी भारत यूज करता है, अजय बोलाते हैं उसको, उसको मॉडिफाई कर दिया भारत ने। वेरी गुड टैंक्स, वेरी रिलायबल टैंक्स, लेकिन इंजन भारत ने बदल दिए। सुखोई MKI, सुखोई जो है दुनिया भर में पिट जाता है, बट MKI को कोई नहीं पीट सकता, क्योंकि उसमें इंजन के अलावा कुछ भी रशियन नहीं। उसमें इजरायली एवियोनिक्स है, इंडियन, अभी तो शायद इंडियन विरूपाक्ष की भी ट्रेनिंग देख रहे हैं वो, उत्तम रडार भी शायद जाएगा उसके अंदर। इंडियन वेपन्स है, ब्राह्मोस इंडिया ने सेटअप कर दिया अंदर, NG लाइटर वर्जन। और भारत का अस्त्रा 1 इज डिवास्टेटिंग मिसाइल, वन ऑफ द बेस्ट। क्योंकि मैं बहुत स्टडी करता हूँ क्लोजली, बचपन से मेरा शौक है वेपन्स को जी, स्टडी करने का। सो तो द अस्त्रा 4 हो जाएगी तो 400 किलोमीटर मारेगी, 400 किलोमीटर। वो ट्रक है, 8 टन के वेपन लेके उड़ता है, ट्रक है वो, लिटरली बॉम्बिंग करने के लिए। और भारत ने कैसे टेस्टिंग किया, SU MKI इन रशियन सर्विस डिड नॉट क्रॉस 1800 किलोमीटर्स। इंडिया टेस्टेड फॉर 6000 राउंड रन, 3000 का जाना, 3000 का आना, मतलब सेशल्स पे जाके घुमा के लेकर आए अंदर वापस। और कितनी बार किया होगा हमको तो पता ही नहीं। इफ यू रिमेम्बर वन क्लासिकल एक्सरसाइज, एयर एक्सरसाइज। और आप तेजस का भी परफॉर्मेंस देखिए, वट एवर द केसेस, एक बार पायलट हैड टू इजेक्ट बिकॉज़ इंजन क्लोज डाउन, वो सीधा उड़ता रहा, अहमदाबाद के पास में लैंड कर गया, एक्सीडेंट हो गया उसका, बट स्टेबल।
शोज इंडियन इंजीनियरिंग, फ्लाई बाय वायर वायरिंग, है ना। ऐसे तो F-35 तो डेली क्रैश होते हैं अमेरिका में, एक पहाड़ के अंदर जाकर घुस गया, इसको 5th जनरेशन बोलेंगे आप। हमारे इधर ही पिछले हफ्ते एक F-35 गिर गया। एक्सीडेंट दुनिया भर में होते हैं प्लेन्स के साथ। तो आर्मीनिया ने उस रिजल्ट्स को देखते हुए भारत के साथ 2020-2022 में डील साइन करी $2 बिलियन की, और उसने आकाश 1S मिसाइल सिस्टम खरीदा जो उसने $720 मिलियन का खरीदा और 25 से 35 किलोमीटर की रेंज में मारता है। तो आकाश के जो परफॉर्मेंस है वो 99.5% एक्यूरेट है, बेटर देन पेट्रियट मिसाइल्स। पेट्रियट मिसाइल्स की रेंज ज़्यादा होती है, 100 किलोमीटर ऊपर तक जा सकता है, दूर तक मार सकता है, लेकिन वो दैट कैन बी सॉल्व विद न्यू मिसाइल्स। और मिसाइल्स के चक्कर में तो भारत इज सुपर पावर, यू कैन से बेस्ट मिसाइल्स बनाते हैं हम लोग, बेस्ट। मैं बोल रहा हूँ, सबको स्टडी करके बोल रहा हूँ, बेस्ट है, वी आर द बेस्ट। और फिर उसके बाद एयर डिफेंस उन्होंने कैप कर दिया, और आर्मीनियन फोर्सेस ने वापस टेस्ट करती रहती है, बोलती है एक्यूरेट है, एकदम एक्यूरेट है, अब किसी की हिम्मत नहीं है। अब आर्मीनिया का प्लान है टेक ओवर द नाबा कबाब, उसका प्लान है। उनके नाम थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, ये दीज आर ऑल पर्शियन नेम्स होते हैं। नगोर्नो कराबाख। तो फिर पिनाका खरीदा उसने 75 किलोमीटर के रेंज का। अब ये जो है वेरी एक्यूरेट, 1000 बाय 8000 मीटर्स के एरिया को ये मास सैचुरेशन अटैक करता है, कुछ भी नहीं बचेगा। 44 सेकेंड्स में 12 रॉकेट्स। अगर इसको आप कंपेयर करें हिमलार से, वो भेजता है 6 रॉकेट्स इन 1 मिनट, ये भेजता है 12 रॉकेट्स इन 44 सेकेंड्स, और फटाफट इसको लोड कर सकते हैं। अमेरिकन वेपन्स का क्या होता है, बैटरी चार्ज करो और फायरिंग के बाद फिर उसके बाद उसको रिचार्ज करो, विथ ऑयल रिप्लेस करो। जितना कॉम्प्लेक्स मशीन होगा वॉर के लिए सूटेबल नहीं होता। वॉर के लिए आपको चाहिए सिंपल, जैसे बात में बजाज चेतक था ना, चलता नहीं तो झुका के चला दो, चलता है, सेम उसी टाइप का। अभी वैसे चेतक बिकता है, अभी बिकता है। सो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट भेजा, फिर उन्होंने आर्टिलरी सिस्टम भेजा अटैक्स 155, और उसने बहुत बड़ी संख्या में ऑर्डर किया, 500 600 उसने पूरा लगा दिया। और फिर उसने मार्ग, अब ये वेपन्स इंडियन आर्मी में भी नहीं खरीदे हैं बाय द वे, ये इन्होंने खरीदे, भारत फोर्ज का मार्ग 155 मिलीमीटर सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स इंडियन आर्मी यूज कर रही है, कोरियन वज्र K9 वज्र, ये लोग यूज कर रहे हैं इंडियन, एंड दे आर मोर हैप्पी विद वज्र। तो इंडियन आर्मी के लिए भी लेसन है कि भाई भारतीय वेपन्स अगर दूसरे लोग पसंद कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं पसंद कर रहे। बट ये भी होगा कि उनका ऑपरेशन लीड्स कुछ और है, इंडियन का कुछ और है, दे मस्ट बी समथिंग दे हैव डन, क्योंकि व्हेन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस सिलेक्ट समथिंग वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड बन जाता है। फिर उसके बाद उन्होंने ऑर्डर किया स्वाति, और फिर जैन, फिर एंटी टैंक, फिर ड्रोन्स, ये लिस्ट बढ़ती जा रही है। तो अभी मेरे को लगता है कि आर्मीनिया के बाद अब इजिप्ट ने ऑर्डर आने शुरू हो गए। इजिप्ट ने देखा कि भाई ये तो खतरनाक है, तो इजराइल ने बोला भारत को भाई इसको मत बेचो। इजराइल को बोलना पड़ा, तो उन्होंने बोला कि अब क्या करें, तो उन्होंने इजिप्ट के साथ पैक्ट साइड किया, थोड़ा दूर लगाओ, इस बॉर्डर पे नहीं लगाओ, कहीं और लगाओ। सो और अमेरिकन वेपन्स के साथ कोई प्रॉब्लम आपको ये भी पता होता है कि इट रिक्वायर्स सोफिस्टिकेशन, ज़्यादा ट्रेनिंग का टाइम लंबा होता है। F-16 का एक पायलट जो होगा 4 साल में रेडी हो पाता है, 4 साल में, कॉम्प्लेक्स मशीन है। फिर उसके बाद इंडियन सिस्टम्स ने रिकवर करवा दिया 2020-2000 इसके लॉसेस का, और अब उन्होंने क्या किया है कि इंडियन आर्मी इज नॉट ट्रेनिंग देम इन टैक्टिक्स। अब यहाँ पे रॉ आ जाता है, ये रॉ कैसे काम कर रहा है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मिलिट्रीज विल बी इन्वॉल्व ओनली आफ्टर द रॉ अप्रूवल। अब यहाँ पे रॉ आ जाता है, तो अब उनकी सबकी, तो टर्की तो बुरी तरह से डरा हुआ है। मैंने आपको बताया था ना, ईस्ट से भी उसको घेरा हुआ है, वेस्ट से भी घेरा हुआ है, साउथ में साइप्रस, वेस्ट में आपका ग्रीस, नॉर्थ में आपका जॉर्जिया, साउथ में साइप्रस, ईस्ट में आर्मीनिया, चारों से घेर लिया है। आप टर्की की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान और टर्की ने जो इनका जो नेक्सस है कश्मीर के लिए जो बनाया था, भारत ने कैसे उनके ही घर में बैकयार्ड में उन्हें चारों खाने चित कर दिया है। देखिए, पाकिस्तान एक पनौती है दुनिया की, पहले तो आर्टिफिशियल नाम है,
इनामी 1935 में बनाया था, कुछ रहमान आदमी ने, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बनाया था, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज कहीं पे बनाया था। तो ये ब्रिटिश इंटेलिजेंस का क्रिएशन है, इसको कभी ना कभी तो अंत होना ही है। जमीन तो हिंदुओं की है, तो इसलिए आर्टिफिशियल आप कब तक चलाओगे? बांग्लादेश का भी यही सिचुएशन है, बर्मा का भी यही सिचुएशन है, अफगानिस्तान का भी यही सिचुएशन है। ये बात अच्छी है कि अफगानियों के दिमाग में अच्छी बात आ गई है। अफगानीज आर नाउ रियली फोकस्ड ऑन वर्किंग विद इंडिया। अभी तो यहाँ तक बोल दिया जीन्स हमारे सेम है, जी, और क्या आप सुनना बाकी रह गया? तो चावल दाल का भाव तो देंगे ना अफगानी। ऑब्वियसली। वो इन लोग की तरह नहीं है ना। ये सारे स्टेट्स आर्टिफिशियल है, ये सेल्फ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। पाकिस्तान के बारे में बोला जाता है, इंडियन आर्मी के पिछले कमेंट्स हैं चीफ्स के, 1 हफ्ते का काम है हमारे लिए पूरा पाकिस्तान रन डाउन कर देने। आपने आदित्य जी बहुत बड़ी बात की है, और आपको मुझे मालूम है बहुत इंटरेस्ट है जो वेपन्स रहते हैं। तो रूस का सुखोई जेट जो मतलब बेकार पड़ा हुआ था, अचानक से भारत ने उसमें कौन सा स्वदेशी करंट भर दिया है कि तुर्की के F-16 जो है अब पास आने से भी डरने लगे हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देख क्या है कि सुखोई MKI ये AL-31FS पे काम करते हैं, इंजन उसका AL-31 है जो भारत में बनता है नासिक में। सुखोई प्लेन जो है एक ढांचा, भारत ने ढांचा खरीदा। शुरू में भारत के पास ये सब नहीं था, और इसे ब्यूटीफुल प्लेन, उसका एरोडायनेमिक्स बहुत ही अच्छा होता है, और उसके अंदर इजरायली एवियोनिक्स, उसके अंदर लोकल भारतीय मेड, उसका प्लेन का अपना ही सॉफ्टवेयर होता है, वो डालना, उसका नेविगेशन भारतीय रहना। तो प्लेन चाहे बाहर से सेम लगेगा लेकिन है नहीं प्लेन सेम। ओनली थिंग उसके अंदर क्या है, और उसका जो वेट टू पावर रेशियो इज लेस देन 1, विच मीन्स देयर इज मोर पावर टू द वेट, और रेंज बहुत ज़्यादा है उसकी, 3000 किलोमीटर की रेंज होती है उसकी। तो मतलब पाकिस्तान के नहीं, वो तो सीधा ईरान के वेस्टर्न साइड में जाकर अटैक करेगा। और सुखोई के सामने कोई भी प्लेन टिकते नहीं है, क्योंकि क्लासेस अलग है। सुखोई इज अ लार्ज प्लेन। मेरे को लगता है फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए तेजस को लगाया जाएगा, अगर पाकिस्तान रहा तो तेजस को लगाया जाएगा, बिकॉज तेजस इज इक्विवेलेंट फॉर देम। वो 400 किलोमीटर जाके मार के आ जाएगा लोकल, और बाकी भारत के ड्रोन्स हो जाएंगे। और टर्किश F-35 भी नहीं टिक सकता सुखोई के सामने। 5th जनरेशन, ये सब पेपर पे होते हैं, 5th जनरेशन 4th जनरेशन, ये सेल्स के लिए होते हैं। अरे 4.5 पे पहुंच गए, 5 पे पहुंच गए, 6 पे पहुंच गए। नॉर्मली क्या होता है कि अब देखिए गराज में क्या क्या फिटिंग हो रही है किसी को पता ही नहीं। भारतीय एयरफोर्स अपने प्लेन से यही खुद ही तो रिपेयर बात करती है। है ना। तो दुनिया को तो पता नहीं है भारतीय एयरफोर्स क्या लेकर आएगी अजूबा नेक्स्ट, क्योंकि वो अपने प्लेन खुद ही रिपेयर करते हैं। BRDs होते हैं, बेस डिपोज होते हैं, और तो दे टेक केयर ऑफ देयर ओन प्लेन्स। और ये उनको करना भी पड़ता है, बिकॉज अब HAL पे डिपेंड करेंगे तो भगवान मालिक है फिर तो तो उसके बाद उनको तो देश की सुरक्षा करनी है, एंड दे डोंट डिपेंड ऑन ऑल दीज पीपल। तो और तो इसलिए दे मेक लॉट ऑफ मॉडिफिकेशंस। जो रशिया का Su-35 जो बना है, वो इंडिया के मॉडिफिकेशन देख के बनाया गया है। इंडियन मॉडिफिकेशन देख के Su-35 बना है, और वो भी गिरा दिया F-16 ने। ओके, सो आप समझ सकते हैं कि व्हाट इज द स्किल लेवल ऑफ इंडियन पायलट्स। बहुत ट्रेनिंग होती है, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग होती है भारतीय एयरफोर्स उसकी, एज कम्पेयर टू अमेरिकन फोर्सेज। इंडियन फोर्सेज ट्रेन 10 टाइम्स मोर देन अमेरिकन फोर्सेज, 10 टाइम्स ज़्यादा रिगरस ट्रेनिंग होती है। मतलब एक लाइफ स्पैन में एक पैराट्रूपर अमेरिका का 250 जंप लगाता है, उसको बोला जाता है सीनियर। भारत में वो 1 साल में लगा देता है। वो 250, अब देखिए आगरा के पास जाके देखिए ना, सब कूदते रहते हैं ऊपर से नीचे, तो आपको दिखाई देगा आगरा में, मैसूर के पास में दिखाई देगा आपको हर जगह। सो द पॉइंट इज कि ट्रेनिंग लेवल बहुत विगरस है भारतीय एयरफोर्स का, इसीलिए वो थोड़ा पिकी भी है, बिकॉज दे, अब लोग उन पे बोलते हैं कि अरे भाई सिलेक्ट कर लो, ऐसे थोड़ी कि सिलेक्ट कर लेंगे। दे विल नॉट लेट देयर स्टैंडर्ड डाउन, उनको करना भी नहीं चाहिए। इसलिए व्हेन दे डिसाइड कि मुझे पिकअप करना है हमें राफेल अच्छा लगता है, तो मतलब अच्छा लगता है,
बात खत्म, खरीद के दो अभी, है ना, बात ही हो जाती है। तो अब जब रफेल्स आने शुरू हो जाएंगे, रफेल्स इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेन, और उसका वैसे फ्रेंच इंजीनियरिंग से मैं ज़्यादा इंप्रेस नहीं होता हूँ। अमेरिकन इंजीनियरिंग इज़ वेरी गुड बाय द वे, लेकिन पॉलिटिक्स अमेरिका में इन्वॉल्व रहती है हर समय। फ्रेंच इंजीनियरिंग में रफेल इज ए वेरी एक्सपेंसिव टू मेंटेन। अमेरिका में क्या है, शेवरलेट टाइप का माइंडसेट रहता है, घर में हथौड़ा ठोको चला दो गाड़ी। तो दैट्स द माइंडसेट ऑफ अमेरिकन। तो अमेरिकन प्लेन्स का टेक्नोलॉजी इज रियली सिंपल एंड गुड, लेकिन जो वेपन्स डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे उनका बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसे कॉस्ट बढ़ जाती है। तो सुखोई हैज बिकम द ट्रक ऑफ इंडिया। वो ट्रक है एयरफोर्स का, 8 टन के वेपन्स लेके जाएगा, मार के आएगा। सो इट्स ए वेरी रिलायबल प्लेन, और भारत खुद ही बनाता है भी, तो HAL ने 12 बना रहा है इस समय। आदित्य जी, भारतीय सेना इस समय -20 डिग्री में कौन सा साइलेंट ऑपरेशन चला रही है? मैं बात कर रही हूँ जांगेजूर कॉरिडोर का। ये वही रास्ता है ना एर्दोगन का, जिसे रोकने के लिए काफी एक्सरसाइज चल रही है। भारत के बहुत सारे ऑपरेशन चल रहे हैं। एक ऑपरेशन चल रहा है डिप्लॉयमेंट ऑफ आकाश, जी। और वो भी चल रहा है, भारतीय फोर्सेस ट्रेनिंग भी दे रही है ऑफिशियली, ऐसे छुपाया नहीं हुआ है, डिफेंस एग्रीमेंट है। साइप्रस को ट्रेनिंग दे रही है भारतीय फोर्सेस। ब्राह्मोस हर जगह नहीं बेची जाती, बिकॉज डिपेंड्स कि वो कौन सा, अभी उस कॉन्फ्लिक्ट में रशिया भी इन्वॉल्व है, तो ब्राह्मोस नहीं जाएगी, रशियन सेंसिटिविटी से आती है। तो ब्राह्मोस इच्छा तो कर सकते हैं लेकिन जाएगी नहीं, बिकॉज रशियन आर इन्वॉल्व। और दूसरा, आपको मालूम ही है कि नोगोर्नो काराबाख में, और जो आर्मीनिया का जो वेस्टर्न फ्रंट है जो टर्की से मिलता है, वहाँ पे इंडियन ट्रेनर्स आर देयर। तो स्ट्रेटेजी बन रही है, तो टर्की को मालूम है कि भाई प्रोफेशनल फोर्सेस आर इन्वॉल्व। जब तक कि बातचीत कर लो सोशल मीडिया पे, वो बात अलग है। और टर्की तो इज लाइक पाकिस्तान, टर्की में थोड़ा भी प्रेशर पड़ेगा मिलिट्री टूट जाएगा। अर्दोगान का राज सिर्फ कैपिटल में चलता है और कहीं और नहीं चलता। वो कोई भारत के जैसा नहीं है कि एवरी पार्ट इज एक्टिव। वहां पे क्या है कि सरकार सिर्फ कैपिटल में बैठी हुई है और कहीं नहीं है। जैसे इजिप्ट में है, एवरीथिंग इज इन कायरो, कायरो के बाहर कुछ नहीं है। अलेक्जेंड्रिया में कुछ चलता है उनका, कुछ नहीं चलता। तो बड़ा आसान होता है, टर्की कायरो पे अटैक करो, सब खत्म हो जाएगा। सो ये सारे देश ऐसे ही हैं, मुसलमान देश। ये कबीलों में रहने वाले लोग हैं, इनका कबीला अंकारा में बैठा हुआ है। बहुत सही कहा आपने, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स को अगर देखें तो ये पूरा खेल जो है बदल चुका है। क्योंकि भारत अब शिकार नहीं है, वो शिकारी की भूमिका में है। अब हमने बात की टर्की, अजरबैजान, पाकिस्तान, ये जो थ्री ब्रदर्स वाली इनकी चौकड़ी है, भारत के इस चक्रव्यूह से कैसे निकलेगी, ये तो वक्त ही बताएगा, और निकलना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले आपने तो सऊदी अरेबिया भागेगा, सबसे पहले सऊदी भागेगा। आदित्य जी, आपने मेरे लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को आपने तमाम विषयों पे जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।